अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम अपना इकोनॉमिक्स का पार्ट शुरू करने वाले हैं एंड इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि इकोनॉमिक्स है क्या चीज़। देखें, बहुत सारे सवाल आप लोगों के जहन में होंगे कि इकोनॉमिक्स के अंदर मेनली पढ़ाया क्या जाता है, आप लोग क्या सीखने वाले हैं और कौन कौन सी चीज़ों को इकोनॉमिक्स डिस्कस कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों का जवाब इंशाल्लाह आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, 2 साल पहले की खबर है, ज़्यादा दूर मैं आप लोगों को लेकर नहीं जाता। 2 साल पहले आप लोगों ने सुना होगा कि पाकिस्तान को ना दिवालिया निकलने वाला है। सुना है आप लोगों ने? बिल्कुल सुना होगा। सर, उस दिवालिया के अंदर ये था कि एक पार्टी की कोशिश ये थी कि इसको जितना उछाला जा सके वो लोग उछालें, और सर दूसरी पार्टी की कोशिश यहाँ पर ये थी कि इसको जितना दबाया जा सके वो लोग दबाएं। ठीक है, वाकई ऐसी न्यूज़ थी। एंड उस वक्त के जितने भी इन्फ्लुएंसर्स थे, जितने भी आपके पास यूट्यूबर्स थे, उन सब के पास उस वक्त का हॉट टॉपिक यही था और सब इसी के ऊपर वीडियोस बना रहे थे एंड इसी के ऊपर वो लोग पॉडकास्ट कर रहे थे। तो उसमें से मुझे एक पॉडकास्ट याद है जो जुनैद अकरम ने किया था। आप सब जानते हैं गंजी स्वैग के नाम से। जुनैद अकरम ने पॉडकास्ट किया था सर कैसर बंगाली का। कैसर बंगाली ये वो नहीं है जो आप लोग सोच रहे हो, जो दीवारों पे लिखा होता है। ये एक आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र रह चुके हैं कुछ टाइम पहले और बहुत ही आपके पास क्या कहते हैं हाई लेवल के एक्सपर्ट हैं जो कि आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताते हैं, बंदे का दिमाग उड़ जाता है कि लाइक ये बंदा कैसे परसीव कर रहा है इन चीज़ों को। तो उन्होंने उनसे सवाल किए, ठीक है, पूरी पॉडकास्ट हुई। उस पूरी पॉडकास्ट के अंदर मुझे एक सवाल जो था मुझे अभी तक मेरे जहन में, मुझे कभी भी नहीं भूला। ठीक है, मैंने 2 साल पहले ये पॉडकास्ट देखी थी। सर, उसके अंदर सिचुएशन ये थी कि वो सवाल करते हैं जुनैद अकरम के, सर हम लोग लैग कहाँ कर रहे हैं, लाइक इतने प्रॉब्लम्स हैं, इतने आपने इश्यूज़ गिनवाती हैं हमें, सर हमारा मेन मसला क्या, हम कहाँ पे काम नहीं कर रहे जिसकी वजह से हम पिछले कई सालों से उसी जगह पे खड़े हैं। हमारी इकॉनमी वहीं रुकी हुई है, जीडीपी ग्रो नहीं कर रही है और हम लोग फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट आपके पास वैसे है, इन्फ्लेशन आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आ रही। तो उन्होंने बड़े प्यारा सा जवाब दिया। उन्होंने बोला कि देखें, ये सारी की सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम फाइनेंस मिनिस्टर का होता है। उन्होंने जुनैद अकरम ने बोला, बिल्कुल सर ऐसा ही है, फाइनेंस मिनिस्टर का काम है। उन्होंने बोला कि देखो, फाइनेंस मिनिस्टर जो है ना, आपके पास अब हिस्ट्री उठाकर देख लें पाकिस्तान की, उनमें से मोस्टली आपके पास जो फाइनेंस मिनिस्टर गुजरे हैं या तो वो बिजनेसमैन थे, या तो वो बैंकर थे, ठीक है, या फिर वो किसी और फील्ड से थे। आई मीन आपके पास एक सीए भी रह चुका है उसमें एक। उन्होंने बोला कि भाई वो आउटपुट जो एक इकोनॉमिस्ट दे सकता है वो आपके पास ये बाकी फील्ड के लोग नहीं दे सकते। उन्होंने एग्जांपल दी मनमोहन सिंह की, जो कि बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। मनमोहन सिंह इंडिया के आपके पास प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। उनसे पहले इकोनॉमी उनकी बिल्कुल ऐसी थी जैसे आजकल आपके पाकिस्तान की है। जब उन्होंने जाके मुल्क के अंदर फॉर एग्जांपल उन्होंने हुकूमत संभाली तो उन्होंने अपनी जीडीपी को, अपनी इकोनॉमी को ग्रो किया और आज आपके पास 5वां बड़ा मुल्क है। ठीक है, वो उन्हीं के बनाए हुए प्लान्स हैं, उन्हीं की बनाई हुई चीज़ें। तो सर सवाल ये पैदा होता है कि भाई ऐसा इकोनॉमिस्ट क्या पढ़ रहा है, या फिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ाई जा रही हैं जो कि बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर नहीं है। ठीक है, और बाकी जो आपके पास जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर है कहाँ पे लैग कर रहे थे, बैंकर कहाँ लैग कर रहा है कि भाई पूरी इकोनॉमी को नहीं संभाल पा रहा है, बिजनेस है वो कहाँ लैग कर रहा है, पूरी इकोनॉमी को संभाल नहीं पा रहा। तो सर इसको ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि सर वो क्यों उन्होंने ऐसी बात कही एक इकोनॉमिस्ट के बारे में। देखें, मैं आपको कुछ टाइम पीछे लेकर जाने वाला हूँ। मैं फॉर एग्जांपल 19वीं सदी के अंदर अगर आपको लेकर जाऊँ तो मेरी मुलाकात होती है एडम स्मिथ से। एडम स्मिथ से ही मैं क्यों स्टार्ट ले रहा हूँ, क्योंकि इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। एडम स्मिथ के पास अगर मैं गया, मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर आप बताएं इकोनॉमिक्स के बारे में कि इकोनॉमिक्स में मुझे मेनली क्या डिस्कस करने को मिलेगा, क्या पढ़ने को मिलेगा। उन्होंने बोला कि यार देखो आसपास क्या दिख रहा है। मैंने आसपास देखा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया हुआ था, नई नई आपके पास स्टॉक एक्सचेंज था, स्टॉक मार्केट आपके पास आई थी, इंडस्ट्रीज ग्रो हो रही थी। तो उन्होंने बोला कि भाई आसपास देखो, आपको हर जगह पैसा ही पैसा दिख रहा होगा, आपको हर जगह वेल्थ जनरेट होते हुए दिख रही होगी। मैंने कहा जी सर बिल्कुल ऐसा ही है, मुझे वेल्थ जनरेट होते हुए वाकई दिख रही है। उन्होंने बोला इसी की स्टडी करने का नाम इकोनॉमिक्स है। मैंने कहा बात तो ठीक है भाई, मैंने उनकी बात मान ली कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है भाई। मैं चलता आया। जब मैं थोड़ी देर आगे गया तो मेरी मुलाकात होती है अल्फ्रेड मार्शल से। अल्फ्रेड मार्शल एक और आपके पास है। उन्होंने बोला कि भाई एडम स्मिथ से क्या सुनते हुए आ रहे हो। मैंने कहा यार एडम स्मिथ ने मुझे ये बोला है कि भाई वेल्थ के स्टडी करने का नाम इकोनॉमिक्स है। तो अल्फ्रेड मार्शल ने बोला हाँ ठीक है, वेल्थ अपनी जगह बिल्कुल सही है कि यार वेल्थ को आप स्टडी कर रहे हो, मैं मानता हूँ, लेकिन वेल्थ किस लिए होती है। मैंने कहा किस लिए। उन्होंने बोला कि वेल्थ आपके पास प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपके पास सोसाइटी है। आप सोसाइटी की वेलफेयर के लिए आप इस वेल्थ को जनरेट कर रहे हो, आप इंडस्ट्री को ग्रो कर रहे हो, आप एम्प्लॉयमेंट लोगों को दे रहे हो। मकसद क्या है, ताकि आपकी सोसाइटी जो है वो ग्रो करे। ठीक है, और उसके अंदर ग्रोथ है। तो मैंने
उनसे पूछा तो मतलब वेल्थ आपके पास मेन मकसद ना हुआ? तो एडवर्ड मार्शल ने बोला नहीं, वेल्थ अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपकी जो इकोनॉमिक्स का मेन मकसद है ना, वो वेल्थ नहीं है, वो वेलफेयर ऑफ सोसाइटी है। मैंने कहा ठीक है। अब जब मैं आगे चल रहा हूँ तो मुझे JMK मैनर्ड मिलते हैं, ठीक है। केन्स भी बोलते हैं, कुछ केन्स थ्योरी आप लोगों ने सुनी होगी अगर किसी ने O लेवल पहले पढ़ा हुआ है। जब मेरी उनसे मुलाकात होती है तो वो मुझे रिसेशन के टाइम पे मिलते हैं, 1930 का जो एरा है, ये वाला जो टाइम है। तो सर इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर हर जगह इकोनॉमी बिल्कुल बर्बाद हुई पड़ी है, सब कुछ रुका पड़ा है। जब मैं उनसे जाके मिलता हूँ और उनसे कहता हूँ कि सर इकोनॉमिक्स क्या, तो वो कहते हैं कि आसपास देखो आपको कुछ दिख रहा है, इकोनॉमी आपकी जो पूरी इकोनॉमी है वो तो डूब चुकी है। मैंने कहा बात तो सही है। तो उन्होंने बोला कि देखो आपके पास इकोनॉमिक्स की क्या डेफिनेशन है। मैंने कहा सर मेरे पास डेफिनेशन ये है कि ये वेल्थ को स्टडी कर रही है, दूसरा ये सोसाइटी को स्टडी कर रही है। तो JMK ने बोला सोसाइटी को आप कैसे देखते हो? मैंने कहा भाई सोसाइटी में जो मेरे आसपास जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे मेरी सोसाइटी के अंदर आते हैं। उन्होंने बोला मज़ीद एक्सप्लेन करो। मैंने कहा देखें मैं सोसाइटी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ। एक हिस्सा मेरे पास ऐसा होगा जो सिर्फ और सिर्फ जाकर ख़रीदते हैं, जिन्होंने जाकर कंज्यूम करना होता है, जाते हैं पैसे निकालते हैं, दुकान पे देते हैं और परचेज करके ले आते हैं, खा पी के सो जाते हैं। एक तो ये आपके पास लोग हो गए। सर दूसरे आपके पास वो लोग होंगे जो इन तमाम चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन करना है। उन्होंने बोला कि आपके पास सोसाइटी में सिर्फ 2 ही लोग मिलेंगे। तो JMK ने बोला ये जो सामने वर्दी वाला बंदा खड़ा है ये किस लिए भाई? तो ये क्या आपकी सोसाइटी का हिस्सा नहीं है? मैंने कहा बात तो सही है भाई, सोसाइटी का हिस्सा तो है। तो सर JMK ने आकर उसी डेफिनेशन को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। वेल्थ भी अपनी जगह सही है, सोसाइटी भी अपनी जगह सही है। JMK ने सोसाइटी के अंदर एक और कंपोनेंट आपके पास ऐड हुआ जिसको गवर्नमेंट कहा जाता है। सर मामला चलता रहा, फिर मेरी मुलाकात होती है 20वीं सदी के अंदर, 21वीं सदी के अंदर लियोनार्ड रॉबिन्स से। मिस्टर रॉबिन्स से जब मैं मिलता हूँ उन्होंने बोला सब अपनी जगह ठीक है, वेल्थ भी है मान लेते हैं, सोसाइटी भी है मान लेते हैं, गवर्नमेंट भी अपनी जगह इसमें किरदार अदा कर रही है मान लेते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर आप डिसीजन मेकिंग सीख रहे हो, इकोनॉमिक्स के अंदर आप डिसीजन मेकिंग को स्टडी कर रहे हो। सर डिसीजन मेकिंग को स्टडी कर रहे हैं, बिल्कुल। आप अपनी सोसाइटी के अंदर जितने भी लोग हैं ना, ठीक है, उनको आप ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हो और फिर सबकी बारी बारी आप लोग डिसीजन मेकिंग करते हो। ये जो पूरा प्रोसेस है ये इकोनॉमिक्स है, ठीक है। तो मैं अगर इसका मेन थीम चुराऊँ तो आपके पास जो इकोनॉमिक्स के अंदर आप लोग क्या पढ़ रहे हो, आप इकोनॉमिक्स के अंदर डिसीजन मेकिंग को पढ़ रहे हो। सर यही तो फाइनेंस मिनिस्टर को चाहिए होता है। फाइनेंस मिनिस्टर के पास आपके मुल्क के रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। आपके मुल्क के रिसोर्सेज को यूज़ करके उसने डिसीजन मेकिंग करनी होती है कि भाई इसको कैसे एफिशिएंटली यूज़ किया जा सके कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। दिस इज़ इकोनॉमिक्स, यही आपके पास इकोनॉमिक्स है। अब ज़रा डिटेल में इसकी डेफिनेशन को देखें। इकोनॉमिक्स के अंदर वो कहता है कि इकोनॉमिक्स इज़ द सोशल साइंस दैट स्टडीज़ हाउ इकोनॉमिक एजेंट्स मेक डिसीजंस। अब सर इकोनॉमिक एजेंट्स आपके पास कौन कौन से? एक आपके पास हाउस होल्ड है, फर्म है, आपके पास गवर्नमेंट, एंड देन आपके पास इंटरनेशनल ट्रेडर्स हैं। डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह इस चीज़ को, लेकिन एक ओवरव्यू दे दूं तो सर इसके अंदर एक आपके पास हाउस होल्ड वही बंदा है जो सुबह सवेरे उठता है, टाई वाई लगाता है, सूट वूट पहनता है, जॉब पे जाता है, शाम में सैलरी मिलती है, सैलरी घर पे लाता है, ग्रॉसरी वगैरह परचेज करता है, बिल अपने फॉर एग्जांपल भरता है और ख़त्म। ये आपके पास हाउस होल्ड है। यही बंदा अगर फॉर एग्जांपल किसी कंपनी खोल के बैठा हुआ है और वहाँ पर बैठ के अगर प्रोडक्शन कर रहा है तो सर इसी को आप फॉर्म में काउंट कर लेते हो। सर अगर यही बंदा फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म पहन के कहीं खड़ा हुआ है, आपसे टैक्स वगैरह कलेक्ट कर रहा है और अगर आपको कोई पॉलिसी मेकिंग कर रहा है तो सर आप उसको गवर्नमेंट में काउंट कर लेते हो। सर यही बंदा कुछ चीज़ों को प्रोड्यूस करके बाहर मुल्क में जाके बेच रहा है, ठीक है, एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, या फिर बाहर से कुछ चीज़ें ला के आपके मुल्क में आके बेच रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, तो सर ये आपके पास इंटरनेशनल ट्रेडर्स बन जाएगा। तो सर ये आपके पास इकोनॉमिक एजेंट्स हैं। अब देखें सबकी डिसीजन मेकिंग करते हैं। डिसीजन मेकिंग के अंदर ये होता है कि जब आपकी चाहत, ठीक है, आपका जो टारगेट है वो आपके पास बहुत ज़्यादा हो, लेकिन आपके पास जिसकी बेस के ऊपर आपने फॉर एग्जांपल वो टारगेट्स अचीव करना है वो आपके पास लिमिटेड या कम मिकदार के अंदर हो। नहीं समझ आए? मैं समझाता हूँ। डिसीजन मेकिंग हमेशा वहाँ पर होती है जब आपने एक चीज़ से दूसरी चीज़ को फॉर एग्जांपल फुलफ़िल करना हो, एक चीज़ से दूसरी चीज़ की जो ज़रूरत है उसको फुलफ़िल करना हो, लेकिन जो जिस चीज़ से फुलफ़िल करना हो सर ये मिकदार में कम है और जिसको फुलफ़िल करना हो सर ये मिकदार में ज़्यादा है। समझ आया? सर नहीं समझ में आया। अब देखें एक और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सर हर इंसान की लाइफ का कोई ना कोई मकसद होता है। उसकी ज़िंदगी जो है उसकी कुछ ज़रूरियात या उसकी ख्वाहिशात के इर्द गिर्द चल रही होती हैं।
ठीक है, आपकी कुछ ज़रूरियात होती हैं, उसको हम नीड्स के साथ मैच कर लेते हैं। कुछ सर आपकी ख्वाहिशात होती हैं। सर इंसान की पूरी ज़िंदगी इसी पर्पस को अचीव करने में लग जाती है। ठीक है, एक पर्पस अचीव होता है, फिर वो अपना नेक्स्ट टारगेट सेट कर लेता है, फिर उसके पीछे भागता है, फिर उसको निकाल के एक और नेक्स्ट टारगेट अपने पास सेट करता है, फिर उसको फॉर एग्जांपल पूरा करने में लग जाता है। सर इसको पूरा कैसे करता है? जिन चीज़ों की मदद से पूरा करता है सर, वो आपके पास रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एक तरफ जो आपके पास पर्पसेस हैं सर, वो अनलिमिटेड हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं, बार बार आप कर रहे हो, वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। लेकिन सर जिन रिसोर्सेज में सर, आप रिसोर्सेज आपके पास क्या होंगे? आपकी जो वेल्थ होगी वो आपके पास रिसोर्सेज होंगे, आपके पास मशीनरी, ज़मीन, जायदाद, ये सारे के सारे रिसोर्सेज हैं सर। ये लिमिटेड है मेरे पास। ये मैं गिनती पे भी अगर गिनना चाहूँ तो मेरे पास क्या कहते हैं, मैं उंगलियों पे इनको गिन सकता हूँ कि लाइक मेरे नाम के ऊपर एक बाइक है, मेरे पास फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी है, ये सारी की सारी चीज़ें। कहने का मतलब ये है कि आप लिमिटेड चीज़ों से अनलिमिटेड चीज़ों को आपने फुलफ़िल करना है। सर इन प्रॉपर्टीज़ की बेस के ऊपर मैं अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकता हूँ। सर सारी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकता मैं। सर इसी की बेस के ऊपर बैठ के आपने डिसीजन मेकिंग करनी है कि इस वेल्थ की बेस के ऊपर मैं किन को पहले पूरा कर सकता हूँ, किन को बाद में पूरा कर सकता हूँ, जिसको कहते हैं एफिशिएंट यूज़ ऑफ दोस रिसोर्सेज। सर यहाँ तक जो मुझे समझ में आ रहा है कि एक आपके पास इकोनॉमिस्ट जो होता है वो डिसीजन मेकिंग करता है। सर किसकी बेस के ऊपर? इकोनॉमिक एजेंट्स की बेस के ऊपर डिसीजन मेकिंग करता है। सर डिसीजन के अंदर एक तरफ आपके पास रिसोर्सेज है, दूसरी तरफ आपके पास पर्पसेस, आई मीन नीड्स एंड वांट्स हैं। ठीक है, तो सर किसी हद तक हमें ये डेफिनेशन समझ में आई होगी। सर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी हमें अच्छे से समझ में नहीं आई, जैसा कि आपके पास इकोनॉमिक एजेंट्स हो गया, जैसा कि आपके पास रिसोर्सेज हो गए, जैसा कि आपके पास नीड्स एंड वांट्स हो गया। तो सर आने वाले लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ नीड्स एंड वांट्स को, फिर हम रिसोर्सेज को डिस्कस करेंगे एंड देन हम लोग इकोनॉमिक एजेंट्स पे जाएंगे, जिसके बाद आपको 100% समझ में आ जाएगा कि इकोनॉमिक्स आपके पास है क्या। सो आई होप मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा पाया हूँ। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।